हाय फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एच डी जन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के बारे में कुछ हम आपको बता दिए थे, तो फ्रेंड्स उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो कुछ हम बताए थे उसका थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। हम आपको बता देते थे कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में कुछ बता दिए थे, जैसे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है। पहली वीडियो में हम पढ़ा रखे हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में होती है। कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक थे और लुबेन हॉक थे। रॉबर्ट हुक मरी हुई कोशिका खोजे थे, जबकि लुबेन हॉक जीवित कोशिका खोजे थे। कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। ये बात बताए थे। और फिर कोशिका के अंगों के बारे में बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि कोशिका जो होती है एक कोशिका झिल्ली होती है। आप बता रहे थे ये कोशिका झिल्ली होती है। ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, जबकि इसके बाहर एक अलग से कोशिका पाई जाती है जो क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति होती है जो केवल और केवल किसमें पाई जाएगी? पादप में पाई जाती है। केवल और केवल पादप में, जंतुओं में नहीं पाई जाती। और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें बारे में बात कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रिस्ट चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। उस एटीपी के दौरान ग्लूकोज बनता है, जिस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये सारी बातें हम आपको बता रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो लोग मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो जाकर इसका पार्ट 1 देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। पार्ट 1 में हम आपके पीडीएफ डालना भूल गए थे, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। आज हम जितना पढ़ाएंगे कल का और पिछली वीडियो का और आज के वीडियो का दोनों का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आपकी नहीं भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूरा बता दिए थे, उसके साथ साथ आपको बताए थे कि आप वैक्यूल्स के बारे में बता दिए थे। ठीक है। फिर बता दिए थे आपको ईआर के बारे में बता दिए थे। ठीक। और साथ में आपको ये भी बता दिए थे कि वैक्यूल्स हो गया, ईआर हो गया और गोल्जी बॉडी के बारे में बता दिए थे। और राइबोसोम को बताना था। राइबोसोम को इतने बताए थे कि राइबोसोम को प्रोटीन के जो राइबोसोम होता है किधर खुरदे पार्ट होता है, यानी रफ वाले पार्ट पर होता है। ये तो होता है आपका राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इतना हम बता रखे थे। अब आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब आगे करते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। साथ ही याद रखना राइबोसोम दो तरह से होते हैं। कितने तरह से? दो तरह। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जबकि 80S को यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है? बस इतना याद रखना, जो हमारी आंखों से दिखाई दे जाए वो होता है यूकैरियोटिक, मतलब जिससे हम अपनी आंखों से दे सके, किसी चीज की जरूरत ना पड़े, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। और जो हमारी आंखों से मतलब सूक्ष्मदर्शी वगैरह की जरूरत ना पड़े तो वो होते हैं हमारे क्या? यूकैरियोटिक, जिसमें आपके जीवाणु वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें आप अपनी आंखों से नहीं दे सकते, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आप हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर दिखाई दे रहा है, हमारी वॉच दिखाई दे रही है, शर्ट दिखाई दे रही है, सब क्या है? प्रोकैरियोटिक है। साथ में भी याद रखना, जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी 80S के अंतर्गत आएंगे। और जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे वो प्रोकैरियोटिक होते हैं 70S का। जैसे कोरोना वायरस आपको दिखाई नहीं देता, वो क्या इसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक में। किसी इंसान को देखते हो, किसी जानवर को देखते हो, वो आएंगे यूकैरियोटिक में। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं एक सेंट्रोसोम था। क्या था? सेंट्रोसोम। हिंदी में बोलते हैं, ध्यान सुनना इसके बारे में, तारक काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारक काय। सेंट्रोसोम होता है, हिंदी बोलते हैं तारक काय। इसका कार्य क्या होता है? सेंट्रोसोम, पहले बात करें सेंट्रोसोम की, ध्यान सुनना। सेंट्रोसोम यानी तारक काय की खोज कौन किया था? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका कार्य क्या था? सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना होता है। क्या करना होता है? कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करने का कार्य किसका होगा? सेंट्रोसोम को होगा। जैसे आपको कहीं कट फिट जाएगा तो कोशिका विभाजन होगी, तभी वो घाव बढ़ जाता है। ठीक है। अगर आपके स्किन कट जाएगी तो उस कोशिका विभाजन के दौरान ही यही प्रक्रिया होगी, कोशिका विभाजन होगा, तभी आपके अंदर चोट लगी क्षतिग्रस्त भाग ठीक हो सकते हैं। तो पूछा जाता है कि सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, यानी
तारा का कार्य क्या होगा, कोशिका विभाजन करना। अब दो बात याद आ जाती कि कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा आपके लीवर में होता है। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लीवर में। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इधर कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर में। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है और सबसे कम आपके ब्रेन में होता है, यानी आपके मस्तिष्क में जो होता है कोशिका विभाजन नहीं होता है। लीवर आपका शरीर का एक ऐसा भाग है जहां जो अपने क्षतिग्रस्त भागों को स्वतः ठीक कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सेंट्रोसोम खोज कौन किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लीवर में, सबसे कम ब्रेन में होता है। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, देखो सेंट्रोसोम द्वारा जो जंतुओं में कोशिका विभाजन, जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है, जबकि पादप में सेल प्लेट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट द्वारा कोशिका विभाजन होता है। इस बात क्या रखना, जंतुओं में, जीवों में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होगा, जबकि पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। इस बात का रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक अगले पॉइंट की, जो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है फ्रेंड्स। आपका केंद्रक होता है। इस केंद्रक की खोज पूछा जाता है, केंद्रक खोज कौन करता है, केंद्रक की खोज आपके कौन करता है, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके अंदर आपका डीएनए होगा, आरएनए, और साथ ही केंद्रक के अंदर याद रखना लगभग 80% प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। जो आपको केंद्रक होता है वह उसके अंदर 80% प्रोटीन होगा और डीएनए आरएनए होंगे। इस डीएनए को, जो सॉरी केंद्रक को, ये क्या करता है, इसका कार्य देख लेना। केंद्रक का कार्य जो होता है, इसका कार्य, ये कोशिका को नियंत्रित रखता है। क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता मतलब इस कोशिका को देखभाल करता है कि सारी कोशिकाएं काम कर रही है, नहीं कर रही हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया देखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है, नहीं बना रहा है। वैकुल्स देखता है कि ये क्या कर रहा है, जल का स्टोर कर रहा है, नहीं कर रहा है। ईआर का देखता है कि दो प्रकार के हैं, राइबोसोम वगैरह होते हैं, ठीक है। और गाल्जी बॉडी ये भी कहता है कि देखो भाई आप क्या करो, गाल्जी बॉडी कहता है कि आप ऊर्जा का जो भी था परिवहन करते रहिए बराबर, ठीक है। और राइबोसोम सबको देख, मतलब जितने कोशिका के अंग है सबको कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। ये सबको कंट्रोल कर रखता है कि सारे कोशिका के अंग सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी कारण इस केंद्रक को कहा जाता है, जिस देखो जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री जो थी राइबोसोम कहा जाता था। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन ये बनाता था। उसी तरह आपको माइटोकॉन्ड्रिया था, ऊर्जा बनाता था, इसलिए इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। ये न्यूक्लियस कहा जाता है सारी कोशिका के अंगों को, कोशिका के जितने पार्ट होते हैं अंदर के, उन सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। तो कोशिका का दिमाग किसे कहा जाएगा, न्यूक्लियस को। अगर हम आपसे पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसी तरह कोशिका का दिमाग किसके कहा जाता है, न्यूक्लियस को। आप ये खुद ही समझदार हो, ये सोचो यार, इस सबको कंट्रोल कर रहा है, इसके पास दिमाग है तभी कंट्रोल कर रहा है। इस सबको नियंत्रित करता है कि सब काम अपना सही से करते रहें, ठीक है। तो इसीलिए इस कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसके बाद आते हैं आपका एक बहुत सबसे खतरनाक प्राणी कौन है, कोशिका अंग है कुल मिलाकर, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। क्या कहा जाता है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम की खोज पहले बात करते हैं, कौन किया था, डी डुबे ने। किसने किया था, डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। इसका कार्य ध्यान सुनना, इस लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यह जल अपघटक एंजाइम इसलिए पाया जाता है कि जब भी ये सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, जितनी कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, तो उस कोशिका के अंगों पर जल अपघटक एंजाइम छिड़क कर उसे नष्ट कर देता है और स्वतः उस कोशिका का क्या करता है, भक्षण कर लेता है। तो इसे कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है कोशिका का भक्षण। यानी कोशिका का भक्षण करने वाला कौन होगा, कोशिका का भक्षण करने वाला लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम खोज कौन किया था, डी डुबे ने। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, सारी कोशिका के जितने अंग हैं वो सारे काम करना बंद कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऊर्जा बनाना बंद कर देता है। मतलब कुल मिला के सारी कोशिकाएं हड़ताल पड़ जाती है,
धारणा धर देती है। ठीक है, कुल मिला कहती है हम ये काम करेंगे नहीं। राइबोसोम कहता है हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि हम जब हम ऊर्जा ही नहीं बनाएंगे, वैकुल्स कहता है हम जल को स्टोर ही नहीं करेंगे, और गाल्जी बॉडी कहता है हम ऊर्जा परिवहन नहीं करेंगे। सब के सब क्या धरने बैठ जाते हैं, हड़ताल मचा देते हैं। तो न्यूक्लियस को अगर इन दोनों कंट्रोल कर रहा सबको, जब सब काम ही करना बंद कर देंगे तो न्यूक्लियस जाता है लाइसोसोम पर, कहता है कि देखिए ये सारे अंग जो है काम करना बंद कर दिए। तो लाइसोसोम को लगती है गुस्सा, तो गुस्सा इतनी लगती है कि अपने आप को खुद ही फाड़ देता है, यानी ये खुद को फाड़ देता है और सारा एंजाइम इस कोशिका के अंगों पड़ जाता है और सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि लाइसोसोम बोला जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहिए या एटम बम इसे कहा जाता है, एटम बम। तो जब लाइसोसोम अपने आप खुद को फाड़ देता है तो उस क्रिया को, वही क्रिया, वही रीजन, वही कारण है जिस कारण सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, और इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। एटम बम किसे कहा जाएगा, लाइसोसोम को। लाइसोसोम खोज कर लिया था डिडोवे ने। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका का भक्षण करता है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। ये कब करेगा, जब सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये सारे कोशिकाएं जो अंग एक कोशिका के अंदर है, अब इनके अंदर एक द्रव पाया जाता है। ठीक है, ये पूरे द्रव भरा रहता है इन कोशिका के अंदर, ताकि ये दोनों सारी कोशिकाएं एक दूसरे क्या हो जाए, टकरा ना पाए। ठीक है, ये द्रव जो भरा रहता है इसे बोला जाता है जीव द्रव। क्या बोला जाता है, जीव द्रव। ध्यान सुनना, ये जीव द्रव जो है, अगर पूरी कोशिका केंद्र के अंदर द्रव है तो उसे बोला जाएगा जीव द्रव। जीव द्रव में आप ध्यान रखिएगा, जीव द्रव में दो चीज आते हैं। जीव द्रव में जो अंदर इसके अंदर द्रव भरा है, उस जीव द्रव के दो चीज आते हैं। एक होता है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव होता है। ठीक है, केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। याद ये रखना, ध्यान सुनना, अगर आपके कोशिका के अंदर द्रव है तो कोशिका द्रव हो जाएगा, अगर इस केंद्रक के अंदर है तो केंद्रक द्रव हो जाएगा। और इन दोनों को मिला देते हैं, मतलब कोशिका को और केंद्रक को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा जीव द्रव। अगर ये जीव द्रव में, ध्यान सुनना, अगर इस जीव द्रव में 1% की कमी होती है पानी की, ये पूरे लगभग 80% पानी होता है, इसमें जीव द्रव में 80% पानी होता है, और उस जीव द्रव्य में 1% की कमी होती है पानी में, तो आप तुरंत इंसान को प्यास लग जाता है। अगर यही जीव द्रव्य में 10% की कमी हो गई पानी में, कितने की, 10% की, तो इंसान की मौत हो जाती है। यही कारण है कि जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। किसका, जीवन का आधार कहा जाता है। तो हम इतनी बातें, ये सारी कोशिका के अंगों के बारे में हो गया। तो आज ये देखो, अब जो कोशिका होता है टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम सब कुछ बता चुके हैं, सारे इतने इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हम सबको आपको रिवीजन करा देते हैं यहीं पर, आप केवल सुनिएगा बस ध्यान से। इसे हम आपको पहले पार्ट बता चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया खोज हम बोल रहे हैं, आप केवल सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है, और साथ में ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप क्रेब्स चक्र चलता है, और उसके दौरान एटीपी का निर्माण होता है, और एक ग्लूकोज बनाने के लिए 38 एटीपी चाहिए। इतनी बात हम बताए थे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। फिर हम वैकुल्स के बारे में बताए थे कि वैकुल्स का काम क्या होता है, वैकुल्स का काम होता है जल को स्टोर रखना। ठीक है, फिर आपको बताए थे गाल्जी बॉडी पार्ट 1 में, गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमिलो गाल्जी ने किया था। और गाल्जी बॉडी का काम क्या था, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जिसका से यातायात परिवहन, मतलब ऊर्जा का परिवहन भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ में एक बात बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस भी कहा जाता है। अब ईआर की बात कहते हैं, तो ईआर दो तरह था, एक क्या था, चिकना था, और एक चिकने वाले भाग को बोला जाता है स्मूथ, इस पर वसा और कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, और खुरदरा पार्ट एक था, उसे बोलता था रफ। खुरदरा पार्ट जो था उस पर राइबोसोम पाया जाता था। राइबोसोम क्या बनाता था, प्रोटीन, जिस कारण प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और राइबोसोम कितने तरह से, दो तरह से, एक 70S एक 80S। 70S क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, 80S यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होते हैं वो जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें, और जो अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा,
इंसान जो भी होता है, जानवर, पशु, पक्षी सब दिखाई देते हैं, वो सारे प्रोकैरियोटिक में आएंगे, सॉरी यूकैरियोटिक में आएंगे। जबकि जैसे कोरोना वायरस हो गया, ये सारे दिखाई नहीं देते, ये प्रोकैरियोटिक में आएंगे। इसके बाद हम आपको बता दें सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का हिंदी बोलते हैं तारक काय। इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, सेंट्रोसोम का हिंदी बोलते हैं तारक काय, इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन आपके लीवर में होता है और सबसे कम ब्रेन में होता है। जंतुओं में, जीवों में जो होते हैं कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है, जबकि पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके अंदर डीएनए तथा आरएनए होता है और लगभग 80% प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या, इसका कार्य क्या होता है, कोशिका को नियंत्रित करना, जिस कारण केंद्रक को क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज कौन किया था, डिडोवे ने किया था। लाइसोसोम का कार्य क्या था, कोशिका को नष्ट करने का भक्षण करना। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम कभी कभी क्या खुद को फाड़ देता है, जिस कारण से आत्महत्या थैली या एटम बम कहा जाता है। साथ में बता दी इस कोशिका के अंदर कुछ द्रव्य पाए जाएंगे जिसे हम कहते हैं जीव द्रव। जीव द्रव किससे मिल बना है, केंद्रक द्रव। अगर केंद्रक के अंदर है तो केंद्रक द्रव, कोशिका के अंदर है तो कोशिका द्रव। केंद्रक और कोशिका द्रव को मिला देते हैं तो बन जाता है जीव द्रव। इस जीव द्रव में लगभग 80% पानी पाया जाता है और उस 80% में से 1% कम होता है तो आपको प्यास लग जाती है। अगर 10% कमी आ जाती है तो आपकी मौत हो जाएगी। यही कारण है कि जीव द्रव को जीवन का आधार कहा जाता है। इतनी बात थी फ्रेंड्स जो कोशिका और कोशिका के अंगों के बारे में था। ठीक है फ्रेंड्स, आज डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी जितनी पीडीएफ है, यहाँ तक हम आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पहली वीडियो में पीडीएफ डालना भूल गए थे, इस बार नहीं भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं लवक की, प्लास्टिक से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला टॉपिक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लवक। ठीक है, अगला टॉपिक है लवक। लवक आपको कुछ नहीं, थोड़ा छोटा चैप्टर बस याद रखना है। लवक 3 तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं, 3 तरह से। एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णित लवक, दूसरा होता है वर्णित लवक। तो हरित लवक का देखो ध्यान से। हरित लवक पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है, तो हरित मतलब हरा हरा। हरा हरा कौन रहता है, आपकी पत्ती रहती है पेड़ की और तना, यानी हरित लवक कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों और तना में। इसका कार्य पूछा जाता है कि हरित लवक का कार्य क्या होता है, भोजन को बनाना। यानी भोजन को बनाने का कार्य कौन किया, हरित लवक किया। कहाँ पाया जाएगा, पत्ती और तने में पाया जाएगा। अवर्णित लवक क्या होता है, अवर्णित लवक होता है आपका, देखिएगा अगला पॉइंट है अवर्णित लवक। यह कहाँ रहता है, आपके जड़, पेड़ के जड़ों में तथा तनों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होगा, इनका कार्य होता है भोजन को संग्रह करना, यानी भोजन को स्टोर रखना। भोजन को एकत्रित करने का कार्य कौन किया, अवर्णित लवक। ध्यान रखना, हरित लवक जो था ये पत्ती और तनों में पाया गया, कार्य क्या था, भोजन का निर्माण करना। अवर्णित लवक ये जड़ और तनों में पाया जाएगा, कार्य क्या, भोजन को संग्रह करना। अब वर्णित लवक क्या करेगा, ये कहाँ होगा, ये आपके भोजन, जो भोजन बन गया है, भोजन को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। भोजन को रंग प्रदान कौन करता है, वर्णित लवक। और भोजन बनाता कौन है, हरित लवक। भोजन को स्टोर कौन रखता है, अवर्णित लवक। ठीक है बेट, जैसे आप जानते हो रंग प्रदान मतलब गाजर हो गया, गाजर रंग कैरोटीन के कारण होता है ही नहीं होता। ठीक है, आपका चुकंदर हो गया, चुकंदर बीटा नोन के कारण होता है। किसके कारण होता है, चुकंदर जो रंग होता है वो बीटा नोन के कारण होता है। ठीक है, और आपका टमाटर हो गया, टमाटर या मिर्च कह दो, इनका जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, लाइकेपेन के कारण होता है। ठीक है, अगला जो फलों का पीला रंग होता है जेंथोफिल के कारण होता है। किसका, फलों का पीला रंग, जेंथोफिल के कारण होता है। तो ये पार्ट इतने से लवक, यही लवक समाप्त हो जाता है। इसके बारे में आपको बॉटनी में और से पढ़ाएंगे, जब आप वहां तना पत्ती पढ़ाएंगे तो देखिएगा इसके बारे में अच्छे से। तना, जड़, पत्ती जितने हैं इन सब के बारे में आपको बॉटनी में अच्छे से बताएंगे कि भोजन कैसे बनता है, क्या होता है उसकी क्रिया। ठीक है, बस आपको यहाँ इतना याद रखिए कि लवक 3 तरह से होते हैं, हरित लवक,
अवर्णित वर्णित हो। हरित लव क्या कहाँ पर होगा, पत्ती और तने में। कार्य क्या होगा, भोजन को बनाना। अवर्णित लव ये कहाँ होगा, जड़ और तनों में होगा। इसका कार्य भोजन को एकत्रित करना होता है। अवर्णित लव कार्य फलों को जो आपका भोजन बन गया उनको रंग प्रदान करना होता है। जैसे गाजर कैरोटीन कारण होता है, ठीक है, चुकंदर बीटाडोन कारण होता है, फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है, टमाटर लाइकोपीन वगैरह की, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ बायोलॉजी क्लास आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कोई नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी पीडीएफ डालना नहीं भूलेंगे। आपको 11वीं तक की हैंड राइटिंग में पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। आपको पूरी बायोलॉजी पूरी साइंस का पार्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हम लोग मिलेंगे गुरसूत्र से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।